नमस्कार श्रोताओं। आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून के विशेष कार्यक्रम योजना संवाद में मैं जयवीर सिंह आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। योजना संवाद में आज हम बात करेंगे सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत पिछले 11 वर्षों में सरकार की किसान हितैषी पहलों के बारे में। श्रोताओं, भारत सरकार ने कृषि क्षेत्र को अधिक प्रतिस्पर्धी और कुशल बनाने के उद्देश्य से हाल के वर्षों में कई कृषि सुधार लागू किए हैं। इन सुधारों से भारत में कृषि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, जिससे उत्पादन बढ़ेगा, कीमतें कम होंगी और किसानों के जीवन में सुधार आएगा। कुछ नवीनतम सुधारों में किसान उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अधिनियम 2020, आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020 और विद्युत संशोधन अधिनियम 2020 शामिल हैं। इन सुधारों से भारत में कृषि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, जिससे उत्पादन बढ़ेगा, कीमतें कम होंगी और किसानों के जीवन में सुधार आएगा। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं संचालित की हैं। आज देश भर के किसान सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर आधुनिक खेती की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में सरकार ने पिछले 11 वर्षों में किसानों की आय को दोगुना करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। हाल ही में सरकार ने जीएसटी में कटौती करके किसानों को बहुत बड़ी राहत दी है। इस ऐतिहासिक निर्णय से अब किसान खेती से जुड़े उपकरण सस्ते दरों पर खरीद सकते हैं। इसके अलावा सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में लगातार वृद्धि के कारण देश के खाद्यान्न उत्पादकों को न केवल अपनी फसलों के उचित मूल्य मिल रहे हैं, बल्कि उनकी आय में भी वृद्धि हो रही है। और इसी खास विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ नैनीताल से मौजूद हैं सहायक कृषि अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र भास्कर। सर, आकाशवाणी समाचार देहरादून में आपका बहुत स्वागत है। और आपसे पहला सवाल यही कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा हमारे किसान भाइयों के लिए कौन सी महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं, जरा इसके बारे में बताएं। देखिए, जिस हिसाब से उत्तराखंड में दोनों तरह की खेती है, पर्वतीय क्षेत्र में भी खेती होती है जी। और मैदानी क्षेत्र में भी खेती होती है। कुछ जिसमें 13 जनपद हैं, तो 11 जनपद हमारे पर्वतीय हैं और 2 जनपद हमारे मुख्य रूप से 2 या 3 जनपद जैसे देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल, ये पर्वतीय मैदानी जनपद है। तो उस हिसाब से योजनाएं भी सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं दोनों स्थितियों को देखते हुए। और अगर हम खेती की बात करें तो मुख्यतः 3-4 चीजों पे निर्भर करती है खेती। एक तो मिट्टी हो गई जी, दूसरा बीज हो गया जी, और तीसरा जब हमारी फसल बड़ी हो जाती है तो उसके लिए खाद और उसके लिए सिंचाई जी, और लास्ट में जब फसल कट जाती है तो उसके लिए जो यंत्र पोस्ट हार्वेस्ट के लिए चाहिए होते हैं। तो इसी प्रकार की योजनाएं। अगर हम मिट्टी की बात करें पहले, तो मिट्टी की देख रेख के लिए भारत सरकार के द्वारा केंद्र पोषित स्कीम है मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना। ओके। जिसके अंतर्गत हम किसानों की मिट्टी की जांच करते हैं और उनको मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराते हैं, जिससे किसान ये जांच सकते हैं कि उनकी मिट्टी में किस चीज की कमी है और कौन सा उर्वरक, कौन सी खाद, कौन सी दवाई उनको अपने खेत में इस्तेमाल करनी है जी। ऐसे ही बीज की बात करें तो राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं कि जिससे किसानों को उन्नतशील बीज उनके खेतों तक पहुंचे ताकि उनका उत्पादन को बढ़ाया जा सके। अगर योजना की बात करें तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है, दलहन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन मोटा अनाज है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन पौष्टिक अनाज है। इसी तरह से राष्ट्रीय तिलहन मिशन चल रहा है तेलीय फसलों के लिए। और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत धान उत्पादन कार्यक्रम, गेहूं उत्पादन कार्यक्रम, ये तमाम ऐसी स्कीम है। एक और स्कीम है ऐसे ही बीजग्राम हम लोग कहते हैं, जिसके अंतर्गत किसानों को उन्नतशील प्रजाति के बीज अनुदान पर उपलब्ध कराए जाते हैं। ओके। इसी तरीके से अगर अब जब फसल बढ़ जाती है तो उसको उर्वरक की आवश्यकता होती है, उसको सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो उर्वरक देने के लिए भी जैसे मैंने अभी बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है, उसके अंतर्गत भी हम सूक्ष्म पोषक तत्व किसानों को उपलब्ध कराते हैं। अन्य तरीके के जो हमारे उर्वरक हैं उनको भी उपलब्ध कराते हैं। सिंचाई के लिए अगर हम बात करें
तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चल रही है जी, जिसके अंतर्गत किसानों के खेत, जो हमारे कृषक हैं उनके खेतों पर जो टैंक है, सिंचाई टैंक है, उनको बनाया जाता है। चेक डैम बनाए जाते हैं जिससे पानी को रोका जा सके, जो हमारे गधेरे हैं उनसे पानी को रोका जा सके। उनको पाइप, जब खेत पानी हमने रोक लिया उसके बाद खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए जल संवहन के तहत पाइप वितरण किया जाता है, एसडीपी पाइप। तो ये सिंचाई के लिए हो गया। उसके बाद जब उनकी फसल कट जाती है तो उनको पोस्ट हार्वेस्ट के यंत्र हैं, जैसे हमारी एक स्कीम चलती है सबमिशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, तो उसके अंतर्गत जो हमारे आधुनिक यंत्र हैं जैसे पावर वीडर हो गया और इस तरह के, मान लीजिए चेफ कटर है या आप कह लीजिए आटा चक्की है या स्ट्रॉ रीपर है, सुपर सीडर है, बेलर है, इस तरह के यंत्र जो खेती में सहायक होते हैं उनको किसानों को उपलब्ध कराया जाता है। मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना लगभग 2015-16 में सर्वप्रथम चलाई गई थी भारत सरकार के द्वारा जी। तो उस समय हमारे जो इस योजना का उद्देश्य था कि जितने भी किसान उत्तराखंड राज्य में हैं उनके खेतों की मिट्टी को जांचा जाए और उसमें किस पोषक तत्व की कमी है। जनरली जो हम लोग कहते हैं वैज्ञानिक भाषा में तो 16 मुख्य पोषक तत्व होते हैं जो खेती के लिए आवश्यक होते हैं जी। उसके हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि डिटेल में जाएंगे तो काफी समय लगेगा, लेकिन मुख्य रूप से अगर हम कहें तो जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये तत्व है। और अगर हम सूक्ष्म पोषक तत्वों की बात करें तो जिंक है, कॉपर है, बोरॉन है, ये सब इनकी जांच की जाती है। जब सर्वप्रथम ये स्कीम चली तो सारे किसानों को मिट्टी की जांच की गई और उनको मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराए गए। अब जैसे जैसे इस समय योजना का लगभग तीसरा चरण चल रहा है तो इसमें इस समय जब हमने प्रथम बार उनके मिट्टी की जांच की थी तो उसमें जब हमें कार्ड हमने उनका जांचा तो जिन जिन कृषकों के यहाँ हमें सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी नजर आई तो उन कृषकों के वहां दोबारा से प्रदर्शन कराना, उनको सूक्ष्म पोषक तत्व उपलब्ध कराना, जब हम ये उपलब्ध कराने के बाद सीजन के बाद फिर से उनकी मृदा की जांच करना, उनको मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराना, ये देखा जा सके कि पहले क्या था और अब क्या है, इसके बीच अंतर क्या आया है, क्या कम हुआ है या बढ़ा है। तो इस चीज के लिए अभी ये स्कीम भारत सरकार के द्वारा सारे पूरे उत्तराखंड राज्य में चलाई जा रही है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रबंधन स्कीम से। क्योंकि वैज्ञानिक जानकारी इतनी नहीं पहुंची है अभी भी, तो वो लोग जो खाद डालते हैं, वो लोग जो बीज डालते हैं वो बहुत अधिक मात्रा में डालते हैं। उनका कहना होता है कि जमीन का कोई भी हिस्सा बचने ना पाए जिसमें पौधा निकले। तो लेकिन हम जब ज्यादा बीज डालते हैं तो हमें बहुत सारा नुकसान हो जाता है क्योंकि आपस में पौधे कंपटीशन करते हैं तो उनकी उत्पादकता कम हो जाती है। ऐसे ही खाद का है, लोग यूरिया इस्तेमाल करते हैं, डीएपी इस्तेमाल करते हैं, एनपीके इस्तेमाल करते हैं, वो ज्यादा मात्रा में डाल देते हैं क्योंकि अंदाजा है नहीं। जब हमने इस चीज को एनालाइज किया कि इतनी उर्वरक की खपत क्यों हो रही है, तो जब किसानों से बात करी तो उन्होंने ये बताया कि हमें इस तरह की जानकारी नहीं है कि एक नाली में कितना पड़ता है। अब एक अगर मोटे तौर पे कहें तो एक नाली में लगभग 2.5 किलो यूरिया ही पड़ता है, लेकिन किसान 4, 5, 6 किलो तक भी डाल दे रहा है। उसका कहना है कि जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ज्यादा फसल होगी। लेकिन ज्यादा खाद का मतलब है कि बीमारियों को पौधे की तरफ बढ़ाना। तो इस तरीके के मतलब कई किसान ने हमने बाद में बताया जब मृदा स्वास्थ्य कार्ड उनको दिया गया कि सर अब हम कम बीज भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे अगर मैं इससे पहले मैं चमोली डिस्ट्रिक्ट में था तो वहां पर एक किसान है, नेगी जी हम लोग उनको कहते थे, तो वो भी पहले बहुत इस्तेमाल करते थे खाद, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने जब खाद को संतुलित रूप में इस्तेमाल करना सीखा तो उनका उत्पादकता भी बढ़ी और लागत भी कम हो गई। इसी तरह चमोली में कुंवर सिंह जी थे दशोली ब्लॉक के। अगर हम बात करें तो नैनीताल में हमारे जो कृषक हैं एक चिंतामणि जी हैं यहाँ पर, इस तरीके से उन्होंने लाभ प्राप्त किया है। ऐसे ही हमारे कुछ कृषक ऐसे हैं जो कि रासायनिक खाद की खेती को छोड़ के बिल्कुल ही जैविक पे आ गए हैं कि उनको लगा कि नहीं बिल्कुल ही हम कम कर देते हैं। ये सब मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का प्रभाव ही है। जैसे अगर नरेंद्र सिंह मेहरा की बात करें, वो हल्द्वानी में है कृषक, तो वो बिल्कुल जैविक खेती पे आ गए।
जी। तो ये सब जो सरकार की योजनाएं चल रही है उसी का प्रभाव है कि खेती में किसानों को अब फायदा हो रहा है, उनका उत्पादन भी बढ़ रहा है। डॉक्टर जितेंद्र भास्कर जी, आपका आकाशवाणी समाचार देहरादून से जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो श्रोताओं, सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत योजना संवाद के आज के इस अंक में हमारे साथ इतना ही। आप सुनते रहिए आकाशवाणी देहरादून। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।